नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वायुमंडल टॉपिक के बारे में, उसके अंदर जो पॉइंट थे उसके बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत वायुमंडल टॉपिक के अंतर्गत हमने उसके विभिन्न परतों के बारे में, कौन कौन सी गैसों की परतें पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती हैं उनके बारे में जान चुके हैं। आज हम सूर्य ताप इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। सूर्य ताप और जो वायुमंडल है उसको ठंडा और गर्म करने वाली ठंडा और गर्म कौन कौन सी विधियां करती हैं उनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, सूर्य ताप परिभाषा: सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप की परिभाषा क्या है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण, जो सूर्य से पृथ्वी तक सौर विकिरण पहुंचते हैं, सौर विकिरण जो ऊर्जा पहुंचती है उसको क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। अब देखिए, यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो ऊर्जा है, जो सूर्य ताप की जो ऊर्जा होती है, जो सौर विकिरण ऊर्जा, वो किस रूप में पृथ्वी तक पहुँचती है, तो लघु तरंगों के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि वायुमंडल की बाहरी सीमा पर, जो वायुमंडल की जो बाहरी सीमा है, जो वायुमंडल के बाद जो पूरी वो जो बाहरी सीमा पड़ती है, सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर पर कितना 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। याद रखिएगा, अगर पूछे कि वायुमंडल की जो बाहरी सीमा है तो वहाँ से सूर्य से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, 1 मिनट में प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो 1.94 कैलोरी, समथिंग 2 कैलोरी। अब देखिए एल्बिडो। अब आते हैं कि एल्बिडो, जी दोस्तों, ये परिभाषा है एल्बिडो कि किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। अब देखिए, इसको थोड़ी स्पष्ट करता हूँ कैसे कि किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली, जो मान लीजिए जो धरातल की सतह है, तो वहाँ जो सूर्य की जो सूर्य का ताप प्राप्त हुआ, फिर उस सतह से जब किरण आई, जब टकराई तो वापस परावर्तित हुई, तो जब आने पर जो ताप प्राप्त हुआ और परावर्तन से जो ताप प्राप्त हुआ, उन दोनों के बीच का जो अनुपात होता है, उन दोनों के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं? एल्बिडो। क्या कहते हैं दोस्तों? एल्बिडो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जो सौर विकिरण का यह परावर्तन होता है कि उस सतह से टकराते हैं फिर वापस चले जाती हैं, किस में होता है? तो लघु तरंगों में ही होता है। लघु तरंगों के रूप में ऊर्जा आती है, उसी का परावर्तन होता है। अब देखिए, पूर्ण मेघाच्छादन के समय, पूर्ण मेघाच्छादन मतलब पूर्ण रूप से बादलों का छा जाना के समय सूर्य के प्रकाश में कमी, जब पूरी तरह से बादल छा जाते हैं आसमान पर, तो जो हमें सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है, सूर्य लुप्त हो जाता है, एकदम अंधेरा अंधेरा हो जाता है, तो उसका जो मूल कारण है, उसका जो मुख्य कारण है वो क्या है दोस्तों? परावर्तन होता है। उसका मुख्य कारण क्या होता है? परावर्तन, ना कि अवशोषण। हमारी जो सोच है, जो लोगों की साधारण सोच है, वो ये कहती है कि आसमान फैल गए, चारों ओर काले आसमान बादल आ गए, सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा, यानी बादल सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं? लुप्त कर देते हैं। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो सूर्य का प्रकाश आता है उन बादलों से टकरा कर वापस चला जाता है, वो परावर्तन होता है। तो सूर्य का प्रकाश आया, टकरा कर चला गया, तो यहाँ अंधेरा हो गया, प्रकाश नहीं पहुँच पाता। ऐसा नहीं है कि बादल उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित नहीं करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी जो सौरिक विकिरण होता है, जो सूर्य का जो विकिरण होता है, जिससे जो किरणें आती हैं, जो विकिरण आती हैं, उसके द्वारा प्रसारित ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग प्राप्त करती है पृथ्वी? 51%। याद रखिएगा, 51% भाग पृथ्वी प्राप्त करती है। किसका? जो सौरिक विकिरण द्वारा जो प्रसारित ऊर्जा होती है, उसका 51% भाग पृथ्वी प्राप्त करती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का, अभी तो हम पढ़े कि पृथ्वी सौरिक जो विकिरण है उसका कितना 51% भाग प्राप्त की। अब वायुमंडल की बात करते हैं कि वायुमंडल जो सौरिक ऊर्जा है उसका कितने प्रतिशत भाग ग्रहण कर पाती है? तो सिर्फ 14% भाग। वायुमंडल जो है वह जो सौरिक ऊर्जा है उसका केवल 14% भाग ही ग्रहण कर पाती है। अब देखिए, वायुमंडल के ठंडा तथा गर्म होने की विधियाँ। जी हाँ दोस्तों, जो सौरिक ताप था पढ़ चुके। अब आते हैं हम वायुमंडल के ठंडा और गर्म होने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो देखिए, इसकी 4 विधियाँ हैं। कौन कौन? पहला विकिरण, दूसरा संचालन, तीसरा संवहन और चौथा अभिवहन। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ी जल्दी टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद रखिएगा,
तो वायुमंडल के ठंडा गर्म होने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो इसकी 4 विधियां हैं। कौन कौन सी? विकिरण, संचालन, संवहन और अभिवहन। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी विस्तार से जानते हैं कि विकिरण क्या है। देखिए, किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। विकिरण किसे कहते हैं? कि किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के द्वारा, कोई पदार्थ है तो उसे ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण, जैसे कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से, जो सूर्य से प्राप्त होती हैं किरणें, पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल गर्म होती हैं। जो सूर्य से किरणें प्राप्त होती हैं उससे पृथ्वी तथा उसका वायुमंडल पृथ्वी और उसका वायुमंडल क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो परिभाषा क्या कहती है विकिरण की? कि किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। अब देखिए, यही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है, ये एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिससे ऊष्मा बिना किसी माध्यम के शून्य से होकर भी यात्रा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऊष्मा को संचित होने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन यही विकिरण ही एक ऐसी माध्यम, जो विकिरण एक प्रक्रिया है, ये एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो विकिरण होते हैं, जो यह प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा को संचरित होने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में वो चल लेती है। ठीक है, शून्य से भी होकर यात्रा कर सकती है। वही दोस्तों शून्य या निर्वात। अब देखिए, सूर्य से आने वाली किरणें, जो सूर्य से किरणें आती हैं लघु तरंगों वाली होती हैं। जी दोस्तों, सूर्य से आने वाली किरणें कैसी होती हैं? लघु तरंगें होती हैं, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए ही उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। जो सूर्य से किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं? लघु तरंगें होती हैं, जो वायुमंडल को बिना अधिक गर्म किए, वायुमंडल को अधिक गर्म नहीं करती हैं, उसे पार करके पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर पहुंची हुई किरणों का बहुत सा भाग पुनः वायुमंडल में चला जाता है, यानी परावर्तित हो जाता है। इसे भौमिक विकिरण कहते हैं। जी दोस्तों, जो सूर्य से विकिरण आया उसे सौरिक विकिरण कहेंगे, और जो पृथ्वी से परावर्तित होकर वापस गया विकिरण उसको क्या कहेंगे? भौमिक विकिरण कहेंगे। अब देखिए, भौमिक विकिरण अधिक लंबी तरंगों वाली किरण होती हैं। जो भौमिक विकिरण होती हैं वो कैसी होती हैं? अधिक लंबी तरंगों वाली किरणें होती हैं, जिसे वायुमंडल सुगमता से अवशोषित कर लेता है। देखिए, जो सूर्य से विकिरण आती हैं उसको वायुमंडल अधिक मात्रा में अवशोषित नहीं करता है, वो पृथ्वी पे सतह पर बराबर आ जाती हैं, पृथ्वी की सतह पर, फिर परावर्तित होकर फिर वापस वायुमंडल में जाते हैं और उसको वायुमंडल अवशोषित कर लेता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कि वायुमंडल सूर्य से आने वाले सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है। जी दोस्तों, वही समझाया, सूर्य विकिरण आती हैं, वायुमंडल उन्हें अधिक अवशोषित नहीं कर पाता, वो पृथ्वी की सतह पर टकराते हैं, फिर परावर्तित होते हैं और वायुमंडल में जाती हैं, और वायुमंडल जो परावर्तित विकिरण है उसको ज़्यादा अवशोषित करता है। तो वायुमंडल किससे ज़्यादा गर्म होगा? जो भौमिक विकिरण है। तो याद रखिएगा, वायुमंडल सौर विकिरण की अपेक्षा भौमिक विकिरण से अधिक गर्म होता है, ज़्यादा गर्म होता है। अब देखिए, अब आती है संचालन, जो दूसरी प्रक्रिया है। पहला विकिरण, दूसरी संचालन। तो संचालन में आती हैं, यदि असमान ताप वाली, जी दोस्तों, अलग अलग ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती हैं, दोनों को टच करके या दोनों को पास रखा जाए, असमान ताप वाली, मान लीजिए एक गर्म है एक ठंडी है, या मान लीजिए एक का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उन दोनों को संपर्क में रखा जाए तो अधिक तापमान वाली वस्तु से, यानी 50 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है उससे ऊष्मा जो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वस्तु है उसकी ओर क्या होने लगती है? प्रवाहित होती है। ऊष्मा हमेशा दोस्तों जो गर्म माध्यम होता है, जो गर्म पदार्थ होता है, उससे ठंडे पदार्थ की ओर प्रवाहित होती है। यही दाब में होता है, अधिक दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। यही मान लीजिए ऊंचाई में, कि अधिक ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर वस्तु धड़कती है, या आप कह सकते हैं वस्तु रोलिंग करती है, वही चीज़ है। तो याद रखिए, जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। अब देखिए, ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है, जो ये ऊष्मा का प्रवाह है यह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का ताप एक समान नहीं हो जाता है। प्रवाह कैसे होता है? अधिक गर्म वाली वस्तु से कम गर्म वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होता है, और तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कि वायु ऊष्मा की कुचालक है। जी दोस्तों, उष्ण लिखा हुआ है, ऊष्मा है। वायु कैसी है? ऊष्मा की कुचालक होती है। अतः संचालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है।
जी हाँ दोस्तों, जो संचालन प्रक्रिया होती है वह वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम, मतलब वायुमंडल को गर्म नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। अगर वायु ऊष्मा की चालक होती तो हमको भी जो सूर्य से किरणें आती हैं तो वायु हमको गर्म या ठंडी महसूस होती, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। अब देखिए, इससे वायुमंडल की केवल निचली परत ही गर्म होती है। जी हाँ दोस्तों, किससे? जो संचालन होती है इससे क्या होता है? वायुमंडल की जो निचली परत है, जैसे मान लीजिए क्षोभमंडल है इस तरह, तो ये ही गर्म हो पाती है। अब आते हैं तीसरा, संवहन में, कि संवहन क्या है। तो अब देखिए, किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ, केवल गैसीय एवं तरल, ठोस नहीं, जो 5 अवस्थाएं होती हैं जो आप पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, तो सिर्फ कौन सी? गैस और तरल की बात हो रही है। किसी गैसीय अथवा तरल पदार्थ के, उसी के पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को, उसके एक भाग से दूसरे भाग की ओर उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को संवहन कहते हैं। ध्यान से परिभाषा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए कोई तरल या ठोस पदार्थ है, तरल या द्रव गैसीय पदार्थ है, तो उसके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, उसी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाने के लिए उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को, उसके अणुओं द्वारा ऊष्मा के संचार को क्या कहते हैं? तो संवहन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या है? यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती। जी दोस्तों, मैंने वही बताया कि यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती, केवल तरल और गैसीय अवस्था में होती है। नेक्स्ट, यह प्रक्रिया गैसीय तथा तरल में इसलिए होती है। अब गैसीय तरल में क्यों होती है, आपके दिमाग में आया होगा। तो यह इसलिए होती है क्योंकि उनके अणुओं के बीच संबंध क्या होता है? कठोर होता है। उनके अणु दूर दूर स्थित होते हैं। ठोस के अणु पास पास स्थित होते हैं, इसलिए कठोर होते हैं। उनके मध्य अंतराणु का बल क्या होता है? अधिक होता है, बहुत प्रबल होता है। लेकिन जो तरल और गैसीय होते हैं उनके मध्य अंतराणु का बल कमजोर होता है, उनके अणु दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए उनमें यह संवहन की क्रिया आसानी से होती है। और देखिए, जब वायुमंडल की निचली परत, जो वायुमंडल की निचली परत है, भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी अच्छे से जानते हैं हम। होता क्या है, मान लीजिए जब वायुमंडल की जो निचली परत है वो गर्म हुई, तो गर्म होने से क्या हुआ? जो गर्म होने से वो हल्की हुई, हल्की के कारण क्या हो गया? दूर दूर फैली, उसके अणु क्या हुए? और दूर दूर हुए। जब दूर दूर हुए तो उनका घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। घनत्व मतलब क्या कहलाता है? प्रति जो वर्ग सेंटीमीटर होता है उसमें पदार्थ की मात्रा, वो घनत्व हो जाता है। तो इसके 1 सेंटीमीटर पदार्थ की मात्रा क्या हो जाती है? दूर दूर हो जाती है। ये सब दूर दूर चले जाती है, वायु क्या होने लगती है? फैलने लगती है, तो घनत्व कम हो जाता है। अब देखिए, घनत्व कम होने से क्या होता है? घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है। जो वायु हो जाती है, जो जगह हो जाती है, वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। वायु का जब घनत्व कम हो जाता है, यानी वो दूर दूर होने लगती है, गर्म होने लगती है, तो हल्की होकर क्या हो गई? हल्की होकर ऊपर उठने लगी। ठीक है, ऊपर उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो होता क्या है, जो नीचे मान ली पहले जो ठंडी थी, फिर जब वो गर्म हुई तो हल्की होकर कहाँ हो गई? ऊपर हो गई। तो जो निचली परतों की ऊष्मा होती है वो कहाँ चली जाती है? ऊपर चली जाती है। अब देखिए, जब निचली परतों की ऊष्मा ऊपर चली गई तो ऊपर जो ठंडी परत थी, जो ठंडी वायु थी, वो कहाँ आ गई? जो निचली वाली परत जो गर्म हो गई है उसकी जो जगह खाली हो गई वहाँ पास आ गई। तो देखिए, जो ऊपर की ठंडी वायु है उसका स्थान नीचे लेने आती है। किसका? जो वायु गर्म होकर ऊपर चली गई है। दोनों एक दूसरे की जगह ले लेते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे की जगह परिवर्तित हो जाते हैं। जो गर्म वायु हो गई वो ऊपर चली गई, जो ठंडी वायु हो गई वो नीचे आ गई, और कुछ देर बाद वह भी गर्म हो जाते हैं। यही प्रक्रिया चलती रहती है। जो ठंडी वायु नीचे आई वह भी कुछ देर बाद गर्म हो गई, फिर वह ऊपर गई, फिर ठंडी वायु नीचे आई, फिर ऊपर। यही प्रक्रिया चलती रहती है, एक चक्र की तरह, एक सर्कल की तरह। अब देखिए, इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल कैसा गर्म होता है? नीचे से ऊपर की ओर गर्म होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो भौमिक विकिरण होता है उससे ज़्यादा गर्म होता है वायुमंडल, जो सौर्य विकिरण होता है उससे कम। तो सौर्य विकिरण से वायुमंडल कम गर्म होता है, मतलब जो ऊपरी सतह है वो कम गर्म होगी और निचली सतह ज़्यादा गर्म हो रही है। तो क्रम कैसे होगा? नीचे से ऊपर की ओर गर्म कम होता जाता है। ठीक है, जो उसकी ऊष्मा है वो कम होती जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अभिवहन, जो कि अंतिम टॉपिक है, अभिवहन। तो देखिए,
इस प्रक्रिया में ऊष्मा में क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया में होता क्या है, जो ऊष्मा है उसमें क्षैतिज दिशा में स्थानांतरण होता है। क्षैतिज दिशा मतलब एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, समांतर क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर मतलब 90 अंश, क्षैतिज आप मान लीजिए या तो 0 अंश पर या तो 180 अंश पर ऐसे जाए। इस तरह स्थानांतरण होता है ऊष्मा का। ठीक है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती हैं, जो गर्म वायु राशियाँ होती हैं, जो गर्म वायु होती है जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें क्या कर देती है, गर्म कर देती है। जो गर्म वायु होती है वो जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और दोस्तों अभी आपके दिमाग में आया होगा कि मैं कुछ देर पहले मैंने बताया था कि हमें वायु ठंडी या गर्म महसूस नहीं होती है। तो देखिए मैं दोनों का समझाने का तरीका बता रहा हूँ। वो ऊष्मा से गर्म नहीं होती, जो वायु होती है वो सूर्य विकिरण से गर्म नहीं होती है। वो किससे गर्म होती है, उसमें जो जलवाष्प के कारण ये सब मिल जाते हैं, धूल के कण, उनके कारण गर्म होती है। जैसे धूल के कण गर्म हुए तो उसके वायु के कण भी क्या हो जाते हैं, गर्म महसूस होने लगते हैं। या फिर उसमें जलवाष्प हुआ, वो गर्म हुए तो वायु हमको गर्म या ठंडी महसूस होने लगती है। तो उसमें जो जलवाष्प, जो धूल के कण होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनके कारण हमको महसूस होती है वायु गर्म। वायु गर्म सौर विकिरण से नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। तो गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। अब देखिए, इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होती है। वही है दोस्तों, वही चीज़ है। जो ऊष्मा का संचार है वो कैसा होता है, जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, जो नीचे वाले अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं और ऊपर वाले अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, तो नीचे अक्षांशीय जो अक्षांशीय क्षेत्र है उससे जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हैं ऊपर की ओर, उनकी ओर होता है। ठीक है। अब देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के टॉपिक ख़त्म हो गए। ये थोड़ी हम जल्दबाजी में टॉपिक हो गया, नहीं दोस्तों ये टॉपिक थोड़ी लंबे थे। हमने इन्हें शॉर्ट में अच्छे से, कि मतलब आपके समझ में भी आ जाए और कम समय में आपको ये समझ में भी आ जाए, आपको समय भी ना लगे और ये टॉपिक याद भी हो जाए, इसलिए हमने इस तरह थोड़ी इनको जल्दी में और थोड़ी कम विस्तार से समझाया है। अब दोस्तों देखिए, थोड़े अगले टॉपिक कौन कौन से नेक्स्ट उनके बारे में देख लेते हैं कि समताप रेखा, इसके बारे में जानेंगे, और तापांतर कि तापांतर कितने प्रकार के होती हैं। समताप रेखा के बारे में और तापांतर के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने संवहन, संचालन और शुरू में विकिरण और ये अभिवहन, इन टॉपिकों के बारे में जान लिया। शुरू में सूर्यताप, ठीक है दोस्तों, और इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।